जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सेकंड वीडियो है हमारा जीएसटी से रिलेटेड एंड आई होप कि आपने फर्स्ट पार्ट को डेफिनेटली अच्छे से गो थ्रू किया होगा एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें एंड अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर कंप्लीट आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए, फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए जेआरबी का, तो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम दिस वेबसाइट iibf.info/app। यहां से आपको iOS एंड एंड्रॉइड का एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा। The ORG code for the iOS app is GEGKT। चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। सो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट्स अबाउट द डुअल जीएसटी आर्किटेक्चर। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में मैंने आपको बेसिक आइडिया तो ऑलरेडी दिया था कि जीएसटी क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें है एंड फर्दर किस क्या क्या कंपोनेंट है उनके बारे में बताया था। बट नाउ जीएसटी को सबसे ज्यादा समझने का जो आसान तरीका है ना वो ये है कि सप्लाई अगर इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आपको वो चीज पता है तो कौन सा कंपोनेंट लगेगा वो आपको पता लग जाता है। तो भारत में जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो डुअल जीएसटी मॉडल है। इसका मतलब है कि सेंटर एंड स्टेट दोनों ही इस सिस्टम में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सो वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट और वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर, बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन द केस ऑफ द जीएसटी। सिंपल सा फंडा ये। एंड इसमें यहां पर कितने कंपोनेंट है, वी आर हैविंग द 4 कंपोनेंट, सीजीएसटी है, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब ये 3 कंपोनेंट कब शामिल होते हैं, जब इंट्रा स्टेट होता है। ठीक है, एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपोनेंट है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का कंपोनेंट है एंड यूटीजीएसटी जो है वो सेंटर एंड यूटी के लिए कंपोनेंट है। एंड जहां पर यूटी के लिए लेजिस्लेचर नहीं है वहां पर यूटीजीएसटी कंपोनेंट जो होता है वो शामिल होता है। एंड आईजीएसटी इज लाइक फॉर द इंटीग्रेटेड जीएसटी, जहां पर इंटर स्टेट फंडा होता है ना, लाइक इंटर स्टेट है जहां पर, वहां पर लगेगा आईजीएसटी। लेट्स से पंजाब का मैन्युफैक्चरर है और सामान जा रहा है दिल्ली में, तो यहां पर कौन सा कंपोनेंट लगेगा, इट विल बी आईजीएसटी। इट विल बी द आईजीएसटी कंपोनेंट विच विल बी देयर, इंटीग्रेटेड जीएसटी का कंपोनेंट लगेगा, राइट। सो दैट इज द सिनेरियो। अब अगर तो सेम स्टेट है, लेट्स से पंजाब का मैन्युफैक्चरर है और पंजाब में ही सप्लाई है, राइट, तो फिर तो लगेगा सीजीएसटी कंपोनेंट लगेगा एंड साथ में लगेगा एसजीएसटी कंपोनेंट। तो मान लो हम बात करें 18% जीएसटी के बारे में, तो 9% जाएगा टुवर्ड द सीजीएसटी एंड 9% जाएगा टुवर्ड द एसजीएसटी। सिंपल सा रूल ये हो गया, राइट। केस 2 क्या है कि डिफरेंट स्टेट्स हो। अब अगर डिफरेंट स्टेट्स हैं तो कौन सा कंपोनेंट होगा, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शंस में, जल्दी से बता दीजिए। इट इज आईजीएसटी, तब आईजीएसटी का कंपोनेंट लगेगा। अच्छा, क्या सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हमेशा बराबर होते हैं, तो स्टैंडर्ड जो इंट्रा स्टेट लेवल में जो कंपोनेंट सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा एंड स्टेट गवर्नमेंट का होगा वो इक्वली स्प्लिट होता है। यानी कि अगर 12% है तो 6-6%, 28% है तो 14-14%, 40% है तो 20-20% रहेगा, राइट। एंड फिर बात आती है कि यूटीजीएसटी कहां पे लगेगा। ये तो गया पर्टिकुलर, आपको पता लग गया कि सीजीएसटी कहां पे लगेगा, एसजीएसटी कहां पे लगेगा। लेकिन यूटीजीएसटी कुछ यूनियन टेरिटरीज के पास लेजिस्लेचर है, वहां पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का फ्रेमवर्क लागू होगा। लेकिन कोई ऐसी भी हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे पर्टिकुलर मैं अगर आपको बताऊं, चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, तो यहां पर बेसिकली लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहां पर यूटीजीएसटी का कंपोनेंट जो है दैट विल बी देयर, वो वहां पर शामिल होने वाला है। अब बात होने वाली है रिलेटेड टू डिटर्मिनिंग द इंटर स्टेट वर्सेस द इंट्रा स्टेट। वो कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए आपको क्या देखना है, वी आर टू लुक एट द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई को देखना होता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई को आईजीएसटी के एप्लीकेबल जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं। आईजीएसटी जो एक्ट है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स हैं, राइट। बेसिक रूल क्या है कि अगर आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो महाराष्ट्र है तो इंट्रा स्टेट लगेगा। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो महाराष्ट्र की है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो वो कर्नाटका है, तो वो इंटर स्टेट में काउंट होगा। सिंपल सा रूल यही कहता है। सो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम मुंबई टू पुणे, हम किसकी बात कर रहे हैं, मुंबई टू पुणे की बात कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम ये एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो मुंबई बैंक ब्रांच ने पुणे के बोर्डर से प्रोसेसिंग फीस ली, तो सप्लायर की लोकेशन क्या है ना, मुंबई बैंक ब्रांच है ना, तो ये सप्लायर की लोकेशन है, यानी कि सप्लायर की लोकेशन है महाराष्ट्र की। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, नाउ यू हैव टू लुक एट द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई लोन तो कहां पे दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है
महाराष्ट्र में दिया जा रहा है ना, तो यहां पर ये नहीं है कि आप कहोगे कि अलग है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहां पर क्या है, दिस इज आल्सो महाराष्ट्र। तो दोनों महाराष्ट्र में तो इंट्रा जीएसटी काउंट होगा, यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी काउंट होगा। अच्छा, अब दूसरा केस लेते हैं फ्रॉम मुंबई टू बेंगलुरु, राइट राइट। तो हम बेंगलुरु का केस लेते हैं, मुंबई टू बेंगलुरु का, यानी कि आपकी जो सप्लायर की लोकेशन है, लेट्स से वो मुंबई की है, एंड जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आपका कर्नाटका का है, दैट्स बेसिकली कर्नाटका। तो डिफरेंट स्टेट्स हो गया, तो वहां पर बेसिकली क्या अकाउंट होगा, वहां पर आईजीएसटी कंपोनेंट लगेगा। अच्छा, एंड अगर मैं ये सोचूं कि समझूं, लाइक लेट्स से ब्रांच जो है मेरी वो चंडीगढ़ में, आई एम अज्यूमिंग कि ब्रांच चंडीगढ़ में है, एंड जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी चंडीगढ़ में है, राइट, दैट्स आल्सो इन चंडीगढ़। तो कौन सा कंपोनेंट लगेगा? अब क्योंकि दिस इज यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, तो यहां पर यूटीजीएसटी का कंपोनेंट लगेगा। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहां पर ये एग्जांपल्स गिवन है, इफ यू वांट टू गो फॉर, यू कैन गो फॉर इट, प्रॉपरली इनको गो थ्रू कीजिएगा एंड यू विल बी गेटिंग टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्लियर सो फार? यहां तक की चीज क्लियर हो गई है। लेकिन देखो एक चीज यहां पर बेसिकली क्या है कि दैट्स सो डिफरेंट थिंग। अब बात करते हैं कि जो आईजीएसटी है उसको अपॉर्चुनेट कैसे करते हैं, राइट, यानी कि उसको अगर बांट रहे हैं तो कहां कहां पैसा जाएगा। तो ये थोड़ा सा समझिए चीज को। मान लो कि पंजाब का सेलर है एंड कर्नाटका में बायर है। तो पंजाब अलग स्टेट है, कर्नाटका अलग स्टेट है, तो कौन सा कंपोनेंट लगेगा? इट इज आईजीएसटी कंपोनेंट, राइट, आईजीएसटी लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये आईजीएसटी लगा तो ये पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। नो, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होगा। तो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। दिस इज व्हाट जीएसटी जो है, इसको हमेशा याद रखना, एक इनडायरेक्ट टैक्स तो है, लेकिन दिस इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब जब कोई चीज डेस्टिनेशन बेस्ड होती है ना, तो टैक्स रेवेन्यू अल्टीमेटली उस जुरिस्डिक्शन से जुड़ता है जहां पर कंजम्पशन हो रही है। तो अगर कंजम्पशन ये कर्नाटका में हो रही है, तो आईजीएसटी चाहे कलेक्ट करा किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन जो डेस्टिनेशन स्टेट है कर्नाटका का, उसको भी एप्लीकेबल शेयर जो है वो मिलेगा। द एप्लीकेबल शेयर विल बी अवेलेबल टू इट, दैट्स द मेन पॉइंट जिसको समझना जरूरी ना। क्लियर होगी चीज? अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। मान लो कि आईजीएसटी क्रेडिट, लेट्स एज्यूम कि आईजीएसटी का क्रेडिट जो था वो था 20,000, वो 20,000 का था। तो आईजीएसटी आईटीसी का पहले यूटिलाइज करना होता है, ठीक है, यानी कि जो आईटीसी है वो पहले यूटिलाइज करना होता है। पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी यूटिलाइज होगी, उसके बाद बेसिकली क्या है, जो बैलेंस है वो सीजीएसटी या एसजीएसटी यूटीजीएसटी लायबिलिटी के अगेंस्ट प्रिस्क्राइब मैनर में यूज किया जा सकता है। यानी कि जब इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज होगा ना, तो पहले वो आईजीएसटी वाला यूज होगा, फिर उसके बाद जो सीजीएसटी है या एसजीएसटी है फिर वो यूज होगा। ऐसा नहीं है कि पहले आप सीजीएसटी एसजीएसटी यूज कर लोगे, पहले आईजीएसटी जो होता है वो यूज होता है। देन फर्दर इट्स अबाउट द जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल को, जीएसटी का जो सिस्टम होता है ना, वो बेसिकली उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह सकते हैं, यानी कि उसको सुधार करने वाली बॉडी, उसमें फ्रेमवर्क में चेंजेस करने उससे रिलेटेड जो बॉडी है, दैट इज द जीएसटी काउंसिल, ठीक है। एंड आर्टिकल 279A इसके तहत इसको क्रिएट किया गया है। एंड जीएसटी काउंसिल में चेयरपर्सन होता है, द चेयरपर्सन इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। एंड बाकी मेंबर्स कौन से होंगे, जैसे यूनियन मिनिस्टर होंगे, स्टेट इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू, एंड जो स्टेट एंड जो एलिजिबल यूटीज हैं उनकी तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स हैं, वो रहेंगे, राइट। सो दैट विल बी द केस। एंड कॉरम क्या होता है? अब कॉरम से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कॉरम रहेगा टोटल मेंबर्स का हाफ। कॉरम क्या रहेगा? टोटल मेंबर्स का हाफ, यानी कि अगर टोटल 40 मेंबर है ना, तो कॉरम रहेगा 40 इंटू हाफ, दैट इज 20 मेंबर्स। सो कॉरम इज बेसिकली 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स। एंड डिसीजन के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए? कम से कम 3/4 की मेजोरिटी चाहिए। 3/4 का जो मेजोरिटी वोट है वो चाहिए रहता है, कम से कम 3/4 वेटेड वोट चाहिए मेंबर्स की, राइट। एंड फर्दर मेंबर्स प्रेजेंट हो एंड वोटिंग करे। एंड वेटेज जो होती है वो स्टेट की 1/3 होती है, एंड बाकी सभी स्टेट्स की, जो सेंटर की है, सॉरी, इसमें से वेटेज की बात करें तो अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर, तो सेंटर की जो वेटेज है दैट इज 1/3, एंड जो बाकी स्टेट्स हैं उनकी जो वेटेज है
दैट इज 2/3, वो 2/3 की वेटेज होती है। अब जीएसटी काउंसिल क्या रिकमेंड करती है कि जीएसटी रेट कितने होंगे, कौन सी गुड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा, एग्जामिशन होगी, जीएसटी लॉज क्या है, आईजीएसटी को कैसे अपोर्शमेंट किया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के जो प्रिंसिपल्स हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं, ये सब चीजें जो जीएसटी काउंसिल है वही बताती है। ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अच्छा, शुरू में ना डेफिनेशंस में मैंने आपको बताया था लाइक टैक्सेबल क्या है, नील रेटेड, एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, जीरो रेटेड या स्केड्यूल 3 एक्टिविटीज क्या होती हैं, राइट? तो उनको समझते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है एंड डेफिनेटली क्वेश्चन में जब ये वर्डिंग यूज की जाती है ना, उसको हम समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले जो हम समझने वाले हैं दैट्स अबाउट द स्कोप ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई क्या होता है उसको समझना है, ठीक है? तो सीजीएसटी में काफी ज्यादा आपको स्कोप के बारे में, सप्लाई के बारे का स्कोप है जो वो बताया गया है। तो कोई भी सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, लीज हो, डिस्पोजल हो, वो सब सप्लाई के दायरे में आती हैं। और अगर कोई चीज सप्लाई है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, नहीं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो क्या बिना पैसे लिए भी सप्लाई हो सकती है? अगर ये क्वेश्चन है कि बिना पैसे दिए यानी कि कोई कंसिडरेशन अगर था ही नहीं, तो क्या उसे भी सप्लाई में माना जा सकता है? यस, मान सकते हैं। एंड दैट इज बेसिकली द स्केड्यूल 1। अब नॉर्मली सप्लाई के लिए क्या होता है कि आपको पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन स्केड्यूल 1 में कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जहां पर बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई आप उसे मान सकते हो, राइट? ये स्केड्यूल 1 में कवर्ड है। जैसे मान लो कि बिजनेस एसेट परमानेंटली ट्रांसफर कर दिए या डिस्पोज कर दिए, राइट? एंड उस पर आईटीसी लिया था आपने, तो डेफिनेटली उसको भी आप सप्लाई मानोगे। एंड मान लो कि रिलेटेड पर्सन के बीच में स्पेसिफाइड बिजनेस सप्लाई हो, उसको भी सप्लाई मानेंगे। तो सिंपल सा रूल याद रखो कि हाँ, बिना पैसे के भी आप किसी चीज को सप्लाई मान सकते हो। सबसे पहली चीज ये। अब दूसरा चीज है रिलेटेड टू द स्केड्यूल 2। अब स्केड्यूल 2 ये डिसाइड नहीं करता कि कोई एक्टिविटी सप्लाई है या नहीं, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्केड्यूल 2 ये नहीं डिसाइड करेगा कि कोई एक्टिविटी सप्लाई है कि नहीं है। जो वो पहली चीज है वो सप्लाई बारे किस में कवर होगी, वो डेफिनेशन में कवर्ड है कि सप्लाई ऑफ गुड्स बेसिकली है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। जैसे मान लो कि आपने ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स किया, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स किया तो गुड्स रिलेटेड है। अच्छा, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया, वो कौन सा है? वो सर्विसेज से रिलेटेड है। अगर आपने वर्क का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी सर्विसेज से रिलेटेड है। तो स्केड्यूल 1 बताता है रिलेटेड टू कि बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई हो सकती है। एंड स्केड्यूल 2 सप्लाई के बारे में नहीं बताता, बट ये बताता है कि गुड्स वाली सप्लाई है या सर्विसेज वाली सप्लाई है। एंड स्केड्यूल 3 बेसिकली इट डील्स विद व्हाट? स्केड्यूल 3 डील करता है कि जो चीजें जीएसटी के बाउंड्री से बाहर है, कि ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, एंड उनके वो सब जीएसटी की बाउंड्री से बाहर है। जैसे मान लो कि इंप्लॉय और इंप्लॉयर के बारे में बात करते हैं। इंप्लॉय ने एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में इंप्लॉयर को सर्विसेज दी, तो वो कोई सप्लाई नहीं है जीएसटी के अंदर, दैट्स नॉट अ सप्लाई। तो वो स्केड्यूल 3 में कवर होएगा। तो टोटल 3 स्केड्यूल है, राइट? स्केड्यूल 1 बताता है कि बिना पैसे के भी जीएसटी में सप्लाई मानी जा सकती है। स्केड्यूल 2 बताता है कि भाई ये गुड्स वाली सर्विसेज है, ये गुड्स वाली सप्लाई है, ये सर्विसेज वाली सप्लाई है। और स्केड्यूल 3 कहता है कि ये चीज तो हमारे दायरे से बाहर है, वो स्केड्यूल 3 में आपकी चीजें आती हैं, राइट? अब ये 6 वे कंपैरिजन है, मैं आपको ये बताता हूं। इसमें हम ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा सा समझ लेना, आइडिया लेना, बस उतना काफी रहेगा। सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है? जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, यानी कि वो सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा उसको टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं, राइट? एंड फिर एक होता है नील रेटेड सप्लाई, यानी कि सप्लाई तो है लेकिन आप कस्टमर से 0% जीएसटी लो। क्या लोगे? कस्टमर से 0% जीएसटी लोगे। एंड फर्दर इसमें एट्रीब्यूटेबल क्रेडिट भी नहीं होता, यानी कि आपको कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, आईटीसी भी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। एंड कस्टमर को जो जीएसटी लगेगा वो भी 0 होगा। तो रेट इटसेल्फ नील है, तो दैट्स बेसिकली नील रेटेड सप्लाई। ना जीएसटी लगा, ना आईटीसी अवेलेबल हुआ। फिर है एग्जेम्प्ट सप्लाई, यानी कि ऐसी सप्लाई जिसको नोटिफिकेशन दे करके एग्जेम्प्ट किया गया था, यानी कि उसके ऊपर कोई भी अब नहीं लगेगा, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, उसके ऊपर जीएसटी लगना ही नहीं है। तो इसके ऊपर भी आपको एट्रीब्यूटेबल जो आईटीसी है वो मिलना ही नहीं है। तो एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड या नॉन टैक्सेबल जो है वो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन में इसी के तहत आते हैं। देन इट इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई।
यानी कि ऐसी सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऐसी सप्लाई होती है जहां पर टैक्स लिवाई नहीं करते आप सीजीएसटी जीएसटी के तहत, यानी कि वो किसी और कानून के तहत आ सकती है, दैट्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, राइट। एंड फर्दर वहां पर एग्जेम्प्ट किया गया है कि एग्जेम्पशन हो सकती है, राइट, एंड फर्दर उसके ऊपर आप जीएसटी नहीं लगाओगे, दैट्स आल्सो द नॉन टैक्सेबल सप्लाई। फिर एक आती है जीरो रेटेड सप्लाई, ये थोड़ी सी डिफरेंस है। अब जीरो रेटेड सप्लाई के केस में क्या होता है कि इफेक्टिवली जीरो रेटेड है, कस्टमर से आप जीएसटी नहीं लोगे, राइट, लेकिन आईटीसी प्रिजर्व्ड है, यानी कि आप आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, दैट्स द थिंग। कस्टमर से नहीं लोगे लेकिन आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, वो होता है जीरो रेटेड सप्लाई। फिर होती है स्केड्यूल 3 एक्टिविटी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जहां पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता, जो जीएसटी के दायरे से टोटली बाहर है। वो बेसिकली डिपेंड करता है ऑन स्टैट्यूटरी ट्रीटमेंट, कि आप स्टैट्यूटरी कैसे ट्रीट करते हो, राइट। तो ना तो उन गुड्स के ऊपर ना उन सर्विसेज के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता, वो जीएसटी के दायरे से बाहर होती है। क्लियर है चीज? तो टैक्सेबल सप्लाई जो नॉर्मल टैक्सेबल ट्रांजेक्शन है। अच्छा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नील रेटेड सप्लाई, यानी कि जहां पर 0% जीएसटी है, आप कोई जीएसटी नहीं लेते, कोई आईटीसी नहीं होता। एग्जेम्प्ट सप्लाई, अब सप्लाई जीएसटी सिस्टम में हो सकती है, लेकिन एप्लीकेबल एग्जेम्पशन के कारण जो टैक्स है वो चार्ज नहीं कर रहे, यानी कि आउटपुट जीएसटी जो हो गया वो नील है, लेकिन एट्रीब्यूटेबल जीएसटी जो आईटीसी होगा डेट वॉन्ट बी अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं होगा। अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई की बात करें तो ऐसी सप्लाई जिस पर सीजीएसटी आईजीएसटी फ्रेमवर्क के तहत टैक्स लिवाएबल ही नहीं है, यानी कि लिवाई कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, एक तो एग्जाम्प्ट होता है कि आपने छोड़ दिया, आप अवेलेबल है, कर सकते हो जीएसटी अप्लाई, लेकिन नहीं करो। जैसे पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर क्या है कि आप कर सकते हो जीएसटी अप्लाई, प्रोविजन है, लेकिन आप अप्लाई कर नहीं रहे हो, राइट, वो अलग चीज है। क्लियर है? अब जीरो रेट की सप्लाई क्या होता है, ये एक्सपोर्ट्स के केस में होता है ज्यादातर। अब इस केस में क्या होता है कि सप्लाईज के केस में आप कस्टमर से कोई जीएसटी नहीं लेते, लेकिन हाँ, यहां पर आप आईटीसी ले सकते हो, आईटीसी आपका प्रिजर्व्ड रहता है। क्लियर? आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। जो अगला टॉपिक है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, तो आईटीसी का सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जैसे मान लो कि 10,000 का आपका कोई सामान था, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा, ठीक है, तो ये बन गया 11,800 रुपए। कस्टमर ने 11,800 दिए। अब ये जो 1,800 रुपए ऊपर से दिए गए ना, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास अवेलेबल था, क्योंकि ये 10,000 का सामान जो आपने बेचा, इसको आपने खरीदा था 8,000 रुपए में इंक्लूडिंग जीएसटी, और इसमें भी 18% जीएसटी आपका शामिल था। यानी कि इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट रही होगी वो रही होगी 6,779, 6,780 रुपए मान लो, ठीक है, ये इसकी एक्चुअल कॉस्ट रही होगी, एंड उसमें 18% जीएसटी मिला और ये 8,000 की वैल्यू बन गई, राइट। ये चीज यहां पर रही होगी, यानी कि 8,000 माइनस 6,780, ये 1,220 रुपए का जीएसटी आप पहले ऑलरेडी पे कर चुके हैं। यानी कि ये रॉ मटेरियल जब मैंने परचेज किया था तो 1,220 का मैंने जीएसटी पे किया था, और अब यहां पर मुझे 1,800 रुपए जीएसटी मिला है, यानी कि नेट मैंने जो गवर्नमेंट को पे करना है वो 580 रुपए का नेट जीएसटी पे करना होगा। यानी कि मैंने 1,220 का आईटीसी क्लेम कर लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो था वो क्लेम कर लिया। क्लियर? इसको कहते हैं आईटीसी। अब आईटीसी लेने की कुछ एक होती है कंडीशंस, ऐसा नहीं है कि आपने बोला और आईटीसी मिल जाएगा, देयर आर सम कंडीशंस रिलेटेड टू इट। तो सिर्फ इनवॉइस पर जीएसटी लिखा हुआ सफिशिएंट नहीं है, आईटीसी के लिए कुछ एक स्टैट्यूटरी कंडीशंस हैं। पहली चीज जो है दैट्स रिलेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो भी पर्सन है जिससे आपने कोई सामान लिया है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, एंड आपने बिजनेस यूज के लिए वो सामान खरीदा हो। ऐसा नहीं है आपने पर्सनल यूज के लिए सामान खरीद लिया, ऐसा नहीं होगा। तो आईटीसी जनरली रजिस्टर्ड पर्सन को बिजनेस के कोर्स के लिए रिसीव गुड्स पर मिलता है। और दूसरी चीज, आप भी रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड सामने वाला जो पर्सन है वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड फर्दर बिजनेस यूज के लिए आपने जो पर्टिकुलर चीजें हैं वो ली हैं। दूसरी कंडीशन जो है दैट द प्रॉपर डॉक्यूमेंट मस्ट बी देयर, दैट द प्रॉपर डॉक्यूमेंट मस्ट बी देयर, यानी कि वैलिड प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट जो है दैट मस्ट बी देयर। एंड फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो आपके पास रिसीव हो गई हों,
रिसिप्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जैसे मान लो कि 4 लॉट में सामान आना था, आपके पास 3 लॉट रिसीव हो गए, तो 3 लॉट के ऊपर आप आईटीसी ले सकते हो। जो लॉट रिसीव नहीं हुआ उसके ऊपर कैसे ले लोगे? एंड फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू जो डिटेल ऑफ द सप्लाई है उसे रेसिपिएंट को कम्युनिकेट करना होगा, यानी कि जो इनवॉइस डिटेल्स है बेसिकली दोज आर टू बी कम्युनिकेटेड इन द जीएसटी सिस्टम। तो जीएसटी सिस्टम में जो जीएसटी का सिस्टम है वहां पर जो इनवॉइस है वो वहां पर भी तो रेप्लिकेट होनी चाहिए ना, बोलनी चाहिए वहां पे भी। एंड फर्दर फिफ्थ जो चीज है कि जो सप्लायर था उसने टैक्स पेमेंट कर दी हो तभी आप इनपुट ले पाओगे। अगर आपने टैक्स पेमेंट करी होगी, यानी कि जो इस पर्सन ने आपको सामान बेचा, ठीक है, सप्लायर ने जीएसटी लिया, तो रिसिपेंट ने सप्लायर को पेमेंट भी कर दी, लेकिन सप्लायर की टैक्स कंप्लायंस भी तो होनी चाहिए। अगर उसने पेमेंट करी होगी तभी तो आपको आईटीसी मिलेगा। एंड फर्दर यू आर आल्सो टू फर्निश द रिटर्न, यानी कि जो रेसिपेंट है जिसने आईटीसी क्लेम लेना है उसको भी तो रिटर्न फर्निश करनी पड़ेगी तभी उसको आईटीसी मिलेगा। एंड यहां पर एक रूल है दैट इज द 180 डे रूल। इसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगा। तो 180 डे रूल काफी इंपॉर्टेंट रूल है, यानी कि रेसिपेंट ने आईटीसी क्लेम कर लिया लेकिन सप्लायर को इनवॉइस वैल्यू प्लस टैक्स 180 दिन के अंदर पे नहीं किया, तो फिर आपको आईटीसी जो है वो रीअवेल करवाना पड़ेगा, लेकिन आपको एज सच पेमेंट के ऊपर नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। तो रेसिपेंट ने जो वैल्यू है प्लस जो टैक्स है उसे 180 डेज के अंदर पे किया हो, दैट्स अ कंडीशन। एंड फर्दर ऐसा नहीं है कि आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लो, आप आईटीसी के ऊपर यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया, ठीक है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम आप नहीं कर सकते। मान लो बेस कॉस्ट थी 10,000 की, उसके ऊपर जीएसटी लगा 1180 रुपए का, ठीक है, तो आप अब जो 11,800 है उसके ऊपर नहीं आप बेसिकली कर सकते। ये नहीं है कि आप 11,800 यानी कि जीएसटी को मिलाकर के जो अमाउंट बना उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, आप बेस अमाउंट के ऊपर क्लेम कर पाओगे, राइट। सो लाइक कहने का मतलब ये है आपने कोई एसेट परचेजा, लेट से 1 लाख का एसेट परचेज किया, 18% जीएसटी यानी कि 18,000 रुपए पड़ गए, यानी कि 1.18 लाख टोटल वैल्यू पड़ गई। तो अगर आप इसको अपने एसेट में शामिल करते हो तो आप डेप्रिसिएशन जो काउंट करोगे वो 1 लाख के अमाउंट के ऊपर करोगे अगर आपने 18,000 रुपए का आईटीसी क्लेम ले लिया है। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम लिया है तो आप ये 1 लाख के ऊपर क्लेम करोगे डेप्रिसिएशन, जो आपका टैक्स अमाउंट था उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन दोनों तरफ बेनिफिट नहीं ले सकते हो। एंड फर्दर देर इज अ आईटीसी टाइम लिमिट, देर इज अ टाइम लिमिट रिलेटेड टू इट, यानी कि 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, या फिर जो रेलिवेंट एनुअल रिटर्न फर्निश करने की डेट है विच एवर इज अर्लियर, तो आपको पुराने नोट्स में आपके 20 अक्टूबर मिल सकता है, ठीक है, लेकिन पॉइंट पॉइंट रखना कि जो पुरानी डेट थी ना वो 20 अक्टूबर की लिखी हुई थी कई जगह पर, लेकिन ये जो डेट है डेट इज 30th ऑफ नवंबर, राइट। कहने का मतलब है कि अगर 31 मार्च को साल खत्म हो गया, 31 मार्च को साल खत्म हो गया, उसके बाद मैं 30 नवंबर तक क्लेम जो है वो ले सकता हूं, या जब मैंने एनुअल रिटर्न फर्निश करी उससे पहले पहले मैं क्लेम अपना ले सकता हूं आईटीसी का, बट नॉट आफ्टर दैट। उसके बाद मैं क्लेम नहीं ले पाऊंगा। ये नहीं कि मैं डिले करता रहूं तो कभी भी जाके क्लेम ले लूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्लियर? क्लियर है चीज? अभी यहां पर वही रूल वापस आ गया 180 डेज का जो पेमेंट रूल है, कि जो रेसिपेंट है जिसने बेसिकली रिसीव करा है गुड्स को सर्विसेज को, उसने वैल्यू कॉस्ट वैल्यू प्लस जो टैक्स है उसे पे कर दिया हो विद इन 180 डेज, 180 दिन के अंदर अंदर पे कर दो। जैसे मान लो 1 लाख का सामान था, 18,000 जीएसटी लगा, आईटीसी क्लेम कर लिया 18,000 पे, लेकिन 180 दिन तक सप्लायर को पेमेंट नहीं करी, रेसिपेंट चालू निकला, 1,18,000 रुपए का सामान खरीद लिया, 18,000 रुपए का आईटीसी ले लिया, लेकिन पेमेंट जो थी वो कभी करी नहीं। तो प्रिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म के तहत 18,000 क्रेडिट रिवर्सल हो जाएगा एंड एप्लीकेबल इंटरेस्ट जो है वो भी करना पड़ेगा। एंड बाद में जब सप्लायर को पेमेंट कर देगा फिर वो रीअवेल कर सकता है आईटीसी को, फिर उसके बाद रीअवेल कर सकता है आईटीसी को। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, राइट।
फिर बात आता है कि अंडर द सेक्शन 17, सेक्शन 16 कहता है कि आईटीसी की इंटाइटलमेंट कब बनती है। सेक्शन 17 बताता है कि उस एंटाइटल में कितना अमाउंट रिस्ट्रिक्ट करना है, रिवर्स करना है, ब्लॉक करना है। सो 17th जो है वो बताता है रिलेटेड टू कितना अमाउंट हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे या फिर ब्लॉक करेंगे, राइट, उसके बारे में आपको बताता है। तो सिंपल सा फंडा है, लेट्स से आपने कोई सामान परचेज किया, आप उसमें ये देखोगे कि सामान में 70% मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था, 30% जो था वो बेसिकली लेट्स से 70% बिजनेस रिलेटेड था, 30% पर्सन रिलेटेड था। तो बिजनेस रिलेटेड एलिजिबल पोर्शन जो है उसके ऊपर ही मैं क्रेडिट ले सकता हूँ, बिजनेस रिलेटेड से, जो यानी कि बिजनेस रिलेटेड है उसी के ऊपर क्रेडिट लूंगा। एंड ये जो पर्सनल रिलेटेड है इसको हम क्या कर देंगे, वी विल बी रिस्ट्रिक्टिंग दोस दैट पर्टिकुलर क्रेडिट। उसको तो एट्रीब्यूटेबल पोर्शन के ऊपर नहीं ले सकते ना हम क्रेडिट। फर्दर 17 सबसेक्शन 2 जो है दैट डील्स विद द टैक्सेबल वर्सेस एग्जेम्प्ट। मान लो कॉमन सॉफ्टवेयर टैक्सेबल है और एग्जेम्प्ट दोनों एक्टिविटीज में यूज हो रहा है, राइट। तो टोटल आईटीसी क्लेम किया, बेसिकली टोटल कॉमन आईटीसी हो गया 1 लाख का। अगर प्रिस्क्राइब अप्रोपोर्शनेट करेंगे एंड फर्दर उसके हिसाब से करेंगे, जैसे मान लो एक सिस्टम यूज हो रहा है और एक ही सॉफ्टवेयर जगह जगह यूज हो रहा है, ये 40,000 का इसका यूजेज है, इसका 60,000 का यूजेज है, 60% यूजेज है, 1 लाख का टोटल वैल्यू था, तो इस उसी के हिसाब से अप्रोपोर्शनेट करेंगे आपस में। 17 जो 4 है दैट्स वेरी मच यूजफुल फॉर द बैंक्स पर्पसेस। ये बैंक्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो भी एनबीएफसी है, जो क्वालिफाइड एनबीएफसी है जीएसटी के लिए, वहां पर स्पेशल एक ऑप्शन मेंशन्ड है एंड इसमें एक स्पेशल फिगर यूज होती है जो मैंने आपको बताई भी थी, दैट इज 50% फिगर। 50% की फिगर है, यानी कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस में आपको ध्यान रखना है कि अगर सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 जीएसटी के बारे में पूछा गया तो याद रखना कि आपको आईटीसी जो मिलता है वो 50% ही मिलता है बैंक्स में, राइट। यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बैंक्स में मिलता है ना, वो 50% ऑफ द वैल्यू मिलता है, पूरी 100% वैल्यू नहीं मिलती। एंड जो 17(5) है वो बताता है हमें ब्लॉक्ड क्रेडिट्स के बारे में। इट टेल्स अस अबाउट द ब्लॉक्ड क्रेडिट, यानी कि कुछ एक एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के लिए, इवन वहां पर बेसिकली बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होने के बावजूद भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। जैसे मान लो कि मोटर व्हीकल्स की बात करें, अगर पर्सन ट्रांसपोर्ट करने वाली मोटर व्हीकल जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 13 से ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो उस पर बेसिकली आईटीसी जनरली ब्लॉक्ड, देयर द आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ब्लॉक्ड, राइट। जहां पर मोर देन 13% नहीं है, वहां पर कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, जैसे मान लो कि सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स में आते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में आते हैं, या ड्राइविंग ट्रेनिंग में आते हैं, वो अलग चीज है। बट आपको याद रखना है कि 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर है तो वो नहीं शामिल होते। इसके अलावा फूड, केटरिंग, ब्यूटी, हेल्थ, ठीक है, ये कैटेगरीज भी रिस्ट्रिक्टेड है आईटीसी के अंदर। कॉस्मेटिक्स हो गया, क्लब हो गया, हेल्थ हो गया, फिटनेस सेंटर हो गया, एम्प्लॉय वेकेशन ट्रैवल बेनिफिट्स हो गए, इनके ऊपर अगर आपका कोई खर्चा हुआ है तो आप उसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हो, इफ वी डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, तो उसके सिनेरियो में भी यही है, उसके सिनेरियो में भी यही है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, सर्विस रिसीव्ड, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, वहां पर भी जनरली ब्लॉक्ड होता है, बट वहां पर कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, बट जनरली इट इज ब्लॉक्ड। इसी तरह से जो गुड्स आपकी गुम हो गई, चोरी हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, राइट ऑफ हो गई, ठीक है, या गिफ्ट था या फ्री सैंपल थे, राइट, उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन होती है, देयर इज आल्सो द रिस्ट्रिक्शन। एंड अगर आपने रॉन्ग आईटीसी क्लेम ले लिया, अगर आपने आईटीसी गलती से क्लेम कर लिया लेकिन वो क्लेम ना बनता हुआ, तो आपको वो रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, प्लस साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। मान लो आपने आईटीसी गलत तरीके से अवेल कर लिया, ठीक है, लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, अवेल कर लिया लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, तो डेफिनेटली उसके केस में भी आपको कंसिक्वेंसेस बेसिकली हो सकते हैं, बिकॉज आपके इंटरेस्ट के कंसिक्वेंसेस लेकिन वहीं पे शुरू होंगे जहां पर आपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन करी है, राइट। एंड आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल भी कर लिया, अगर उसको यूटिलाइज भी कर लिया, अवेल का मतलब क्या होता है कि मैंने वहां पर शो कर दिया अपनी फाइल में कि आईटीसी मैंने ये क्लेम किया कि मैंने खर्चा किया था
ये आईटीसी है, लेकिन मैंने उसको आईटीसी को अवेल नहीं किया। तो आईटीसी को बेसिकली आपका अवेल कर लिया, अवेल्ड द आईटीसी बट नेवर यूटिलाइज्ड। अगर तो यूटिलाइज नहीं किया फिर तो कोई इंटरेस्ट का कंसिक्वेंस नहीं है, लेकिन अगर आपने अवेल कर लिया और यूटिलाइज भी कर लिया तो अब वहां पर इंटरेस्ट कंसीक्वेंस पैदा हो जाएंगे। तो रेलिवेंट जिस डेट से आपने यूटिलाइजेशन करी है उस डेट से आपको जो इंटरेस्ट है वो पे ऑफ करना पड़ेगा। रिवर्सल तो करना ही पड़ेगा, साथ में पे ऑफ करना पड़ेगा। एंड फर्दर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए, अगर आप पेमेंट की जो पेमेंट आपने करनी थी आपने डिले करा, उसमें आपको 18% पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो भी पे करना पड़ेगा अगर आपने डिले पेमेंट करी है टैक्स की। Further, who is liable to pay the GST? Who is having the liability so as to pay the GST? टोटल 5 बकेट्स में डिवाइड करेंगे एंड उसके हिसाब से समझेंगे कि कौन जीएसटी पे करेगा। अगर तो हम समझे फॉरवर्ड चार्ज, यानी कि जो डिफॉल्ट जीएसटी होता है उसके केस में तो जो सप्लायर है दैट विल बी पेइंग द जीएसटी। फॉरवर्ड चार्ज के केस में सप्लायर पे करेगा। रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है, लाइक उसके केस में जो नोटिफाइड आपका रेसिपेंट है, राइट, रेसिपेंट जो होता है वो पे करेगा, राइट। इन केस ऑफ द रिवर्स चार्ज, ध्यान रखना, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज जो रेसिपेंट है दैट विल बी पेइंग द जीएसटी। एंड अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के बारे में बात करें, अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स सर्विसेज, तो वहां पर जो ऑपरेटर है दैट पेज द जीएसटी। अगर गवर्नमेंट डिडक्टर्स की बात करें, लाइक जीएसटी टीडीएस की बात करें, तो जो नोटिफाइड डिडक्टर होता है, जो डिडक्टर होता है वो टैक्स को डिडक्ट करेगा। अगर टीसीएस की बात करें तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स को कलेक्ट करता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी टीसीएस को कलेक्ट करता है। तो ये 5 कैटेगरीज है बस, और कुछ भी नहीं। क्लियर है चीज? और इसमें आपको कोई डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको आइडिया मैंने देना था, वो आपको आइडिया मिल गया। अच्छा, जीएसटी टीडीएस एंड जीएसटी टीसीएस ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था। जीएसटी टीडीएस जो है दैट इज कवर्ड अंडर द सेक्शन 51। ये सेक्शन 51 में कवर्ड है। जो स्पेसिफाइड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनको जीएसटी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। और इसकी थ्रेशोल्ड कितनी है, यानी कि पहली चीज तो है कि मैंने आपको ये बताई हुई थी जब हम टीडीएस टीसीएस की बात करते हैं, पहली चीज है नोटिफाइड डिडक्टर हो। दूसरी कंडीशन है कि अमाउंट जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा हो। ये कंडीशंस है। दूसरी कंडीशन ये वाली है कि एक्सीड्स 2.5 लाख, 2.5 लाख से ज्यादा, तो वहां पर आपको जीएसटी टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड टोटल जीएसटी जो डिडक्ट होगा डेट इज 2%। टोटल 2% है, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, या फिर 2% आईजीएसटी। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो अमाउंट रहेगा, परसेंटेज रहेगा, डेट इज 2% जो जीएसटी टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। क्लियर? एंड एक्सीड होना चाहिए। एंड इसके लिए रिटर्न कौन सी जाती है, जीएसटीआर 7 रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ती है, राइट। एंड इसकी नॉर्मल ड्यू डेट रहती है फॉलोइंग मंथ की 10 तारीख, यानी कि जो अगला महीना होगा, जिस मंथ की बात हो रही है उससे अगले महीने की 10 तारीख तक जमा करनी पड़ती है। एंड अगर हम जीएसटी टीसीएस की बात करें, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 52। सेक्शन 52 में कवर्ड। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर का है, ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड है जीएसटी टीसीएस की। अगर हम बात करें आपका जीएसटी टीसीएस, एंड यहां पर परसेंटेज कितनी है, इट इज 0.5%। 0.5% का आपका टोटल अमाउंट है एज ऑन। पुराने पहले 1% होता था, लेकिन अब 0.5% है। इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी रहेगा 0.5%। अगर इंट्रास्टेट है तो 0.25 का कंपोनेंट रहेगा। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई है। एंड जो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं जो प्लेटफॉर्म के थ्रू करी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू करी है, उसके ऊपर ये जो जीएसटी टीसीएस है दैट विल बी एप्लीकेबल। इन दैट सिनेरियो द जीएसटी टीसीएस वुड बी एप्लीकेबल। तो ये नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर रखता है। नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो टैक्सेबल सप्लाईज थी थ्रू द प्लेटफॉर्म माइनस जो अपने रिटर्न कर दी वो माइनस हो जाएंगी, उसके बेस पर जो टीसीएस है वो चार्ज होगा। जैसे मान लो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू टैक्सेबल सप्लाईज थी 20 लाख की, रिटर्न होगी 2 लाख की, तो नेट टैक्सेबल सप्लाईज कितनी बच गई, 18 लाख की। और 18 लाख के ऊपर 0.5% के हिसाब से जो जीएसटी है, जीएसटी टीसीएस है, वो आप बेसिकली उसको कलेक्ट करोगे। क्लियर? दैट इज अ सिनेरियो। ये सिनेरियो रहता है। होप कि आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट।
फिर बात आती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि कौन रजिस्टर करेगा। अब सीधा 40 लाख 20 लाख के ऊपर नहीं, लिमिट के ऊपर नहीं फंस जाना। सिंपल सा फंडा है कि अगर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन प्रोविजन अप्लाई हो रही है, अगर सेक्शन 24 अप्लाई होता है, पहला चीज है रिलेटेड टू स्टेप 1, हम कह सकते हैं अगर आपका कोई भी जो क्लॉज है वो सेक्शन 24 के अंदर आ रहा है, यानी कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आ रहा है, एंड अगर पर्सन जो है वो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, यानी कि कुछ एक स्टेट्स में, यूटीज में जो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए थ्रेशोल्ड जो है दैट इज 40 लाख ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। यानी कि अगर कुछ एक स्टेट में अगर आपकी टर्नओवर गुड्स के लिए 40 लाख या उससे ज्यादा है, तब आप जीएसटी के दायरे में आते हो। सर्विसेज एंड गुड्स के लिए ये अमाउंट जो है वो बेसिकली 20 लाख का है। सर्विसेज एंड गुड्स के लिए जो अमाउंट है वो 20 लाख का है। जैसे गुड्स की बात करें तो 40 लाख, और अगर सर्विसेज की बात करें तो 20 लाख, एंड फर्दर अगर 24 अप्लाई हो गया यानी कि कंपल्सरी आपके ऊपर, फिर तो चाहे 1 रुपए का हो आपको जीएसटी में आना ही पड़ेगा। एंड स्पेशली जो कैटेगरी ज्यूरिसडिक्शंस है ना, वहां पर इवन इस अमाउंट को रिड्यूस करके 10 लाख किया गया सर्विसेज के लिए। अदरवाइज जनरल याद रखिए कि सर्विसेज के लिए 20 लाख है, और अगर गुड्स एंड सर्विसेज का मिक्स है तो भी 20 लाख की लिमिट है। एंड अगर सेक्शन 24 है तो फिर वो टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं देखना आपने, फिर सीधा ही आप देखोगे कि कोई टर्नओवर का क्राइटेरिया है, फिर तो जीएसटी के दायरे में आओगे ही आओगे। और 40 लाख जीएसटी का जो गुड्स के रिलेटेड थ्रेशोल्ड है वो सबको नहीं मिलता। ये नहीं है कि गुड्स बेचते हो तो हमेशा 40 लाख रहेगा, डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी से हो। यानी कि कुछ एक लाइक कैटेगरीज है जो एक्सक्लूडेड है, जो एक्सक्लूडेड है, लाइक आइसक्रीम या फिर पान मसाला हो गया, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, तो उसके केस में 40 लाख की लिमिट भी नहीं है इवन, राइट। तो इन जनरल हम कह सकते हैं इट इज 40 लाख फॉर गुड्स, 20 लाख फॉर द सर्विसेज एंड 20 लाख फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज मिक्स। ठीक है, तो ये 40-20-20 का रूल जो है वो माइंड में रखना, वो याद होना चाहिए। क्लियर। एंड कई जो स्पेशल स्टेट्स हैं इवन उसमें सप्लाई ऑफ सर्विसेज का जो अमाउंट है वो 10 लाख का है, वहां पर गुड्स का जो अमाउंट है वहां पर 20 लाख का है, राइट। सो वो लोअर लिमिट जो है वो हो सकती है, वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, बट एग्जाम के पॉइंट से आपको सिर्फ यही देखना है 40-20-20 का रूल देख लो, दैट वुड बी द सिनेरियो, काफी है। एंड देन सेक्शन 24, इट्स रिलेटेड टू द सेक्शन 24। यहां पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन केसेस होते हैं, लाइक जैसे इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लायर है, राइट। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लायर, तो उसके केस में क्या रहेगा, उसके केस में अगर हर इंटर स्टेट सप्लाई करने वाला व्यक्ति चाहे टर्नओवर उसकी जितनी मर्जी हो उसको कंपल्सरी रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, राइट, या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, नॉन रेजिडेंट के लिए भी मैंडेटरी है, एंड फर्दर जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसके लिए भी मैंडेटरी है, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो उसके लिए भी मैंडेटरी है। एंड इसके अलावा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं चाहे वो कितना भी अमाउंट कर, चाहे 1 रुपए का बिजनेस किया, उनके लिए भी मैंडेटरी है। जीएसटी टीडीएस डिडक्टर हो, जीएसटी टीसीएस कलेक्टर हो, ध्यान रखना इफ इट इज रिलेटेड टू द जीएसटी टीडीएस डिडक्टर और कलेक्टर, राइट, उनके लिए भी मैंडेटरी है, डेट उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। ऐसे ही इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने आपको एग्जांपल बताई थी लास्ट वीडियो में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम आईएसडी बोलते हैं, राइट। सीन क्या था कि एक कंपनी है वो सर्विसेज एक बैंक की अलग अलग ब्रांचेस जो कि अलग अलग स्टेट्स में है उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, राइट। लेकिन जो बिल दिया उसने हेड ऑफिस को दे दिया, तो यहां से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है डेट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द टीडीएस अकॉर्डिंग टू द यूज, टीडीएस नहीं सॉरी जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट दे सकता है अलग अलग ब्रांचेस को एज पर देयर यूजेज, राइट। सो दैट इज आईएसडी, दैट इज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसको हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है। क्लियर, तो ये मैंडेटरी वाले पर्सन है। फिर बात आती है रिलेटेड टू द वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। सपोज करो कि एक बिजनेस ओनर है, उसकी जो टर्नओवर है वो है 12 लाख की, जस्ट एज्यूमिंग 12 लाख की रजिस्ट्रेशन है। अब नॉर्मल थ्रेशोल्ड क्या, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब सर्विसेज के केस में जो जनरल लिमिट है वो तो 20 लाख की है कि अगर आपकी 20 लाख तक की टर्नओवर है तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, 20 लाख या उससे ज्यादा पर आपको रिक्वायरमेंट है, राइट। तो अब मैंडेटरी तो है नहीं है, लेकिन अगर पर्सन चाहे तो ये इवन 12 लाख वाला पर्सन भी अपने आप को वॉलेंट्री रजिस्टर कर सकता है, जीएसटी के दायरे में लेके आ सकता है।
अब बैंक्स के लिए तो जीएसटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक्स तो कई स्टेट्स में, कई यूटीज में काम करते हैं। ठीक है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या कहता है कि हर एक एंटिटी लग गया। जो बैंक जो है वो महाराष्ट्र में है, डेट इज सेट टू बी द डिफरेंट एंटिटी। जो बैंक जो यहाँ पर पंजाब में है, सेम ब्रांच है उसकी, तो वो अलग एंटिटी है। एंड इवन जब ये आपस में डील करेंगे, दीज आर सेट टू बी ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस। इनको डिस्टिंक्ट पर्सन यानी कि अलग अलग पर्सन माना जाता है। दे आर सेड टू बी ऑफ डिफरेंट पर्सन, राइट। ये अलग पर्सन काउंट होते हैं, चाहे वो एक ही उसके अंदर आ रहे हैं, एक ही बैंक के अंदर आ रहे हैं। क्लियर। फर्दर आफ्टर दैट इट्स अबाउट द टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई, देखो जीएसटी लाइबिलिटी किस डेट पर अराइज होगी, टाइम ऑफ सप्लाई वही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से डिसाइड होगा कि टैक्स किस टाइम, टैक्स पीरियड के लिए पेएबल है। तो अलग अलग रूल्स हैं, गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है, वाउचर्स के लिए अलग है, रिवर्स चार्ज के लिए अलग है। सबसे पहले जो हम रूल पढ़ने वाले हैं, दैट्स रिलेटेड टू द गुड्स। अब गुड्स का जो रूल है ना, दैट्स रिलेटेड टू द फॉरवर्ड चार्ज। वो क्या है, फॉरवर्ड चार्ज है। तो आप बेसिकली इनवॉइस इशू डेट देखते हो, इसमें क्या क्या चीज देखोगे, आइदर यू विल बी गोइंग फॉर द इनवॉइस इशू डेट, कि इनवॉइस की डेट कौन सी है इशू की, या लास्ट डेट जब बेसिकली इनवॉइस जो थी उसको इशू किया जाना था, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस जो इशू किया जाना था, विच एवर इज बेसिकली अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, तो उसके हिसाब से यू विल बी गोइंग फॉर द पर्टिकुलर गुड्स, की गुड्स में ये शुरू हो जाएगा टाइम पीरियड आपका, कि टैक्स पेबल हो गया शुरू। अगर मान लो कि गुड्स मूवमेंट इन्वॉल्व है, जैसे मान लो कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ द रिमूवल, अगर मूवमेंट है ही नहीं है, बिफोर और एट द डिलीवरी गुड्स जो है वो अवेलेबल है, तो उसके केस में तब से लागू हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। एंड सर्विसेज में इफ वी टॉक अबाउट द फॉरवर्ड चार्ज, इन द केस ऑफ सर्विसेज, लाइक सर्विसेज में रूल अलग है। इनवॉइस टाइम पर आपने अगर जनरल इनवॉइस इशू कर दिया, लाइक जिस टाइम पर सर्विसेज शुरू हुई, तो वहां से शुरू कर दिया, तो वहां पर जनरल इनवॉइस पीरियड कितना रहता है, द जनरल इनवॉइस पीरियड, सर्विसेज शुरू कर दी तो जनरल इनवॉइस पीरियड इज 30 days। 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। और बैंकिंग कंपनी के लिए जो टाइम पीरियड है, दैट इज 45 days। यानी कि जब सप्लाई प्रोवाइड कर दी आपने, सप्लाई शुरू कर दी सर्विसेज की, तो उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस आपको लेके आनी पड़ेगी, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, या विद इन 45 days इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर तो इनवॉइस इशू होगी प्रिस्क्राइब टाइम में, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ, ज्यादा बेटर वे में आप समझ पाओगे इस चीज को। जैसे मान लो कि सर्विसेज आपने दी 1 अगस्त को, आपने 1 अगस्त को सर्विसेज दे दी, राइट। और इनवॉइस जो थी वो आई आपकी 10 अगस्त को, इनवॉइस आई 10 अगस्त को। और जो पेमेंट है, तीन अलग अलग चीजें होगी ना। आपने बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करी 1 अगस्त को, इनवॉइस दी 10 अगस्त को, और पेमेंट दी 15 अगस्त को, 15th of August को। तो यहां पर देखा जाएगा इनवॉइस टाइमली है, यहां पर तो इनवॉइस टाइमली है, तो यहां पर कौन सी डेट देखी जाएगी, आइदर द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस और 15th अगस्त जब पेमेंट की गई, इसमें से जो भी अर्ली है उसको देखा जाएगा। उससे 30 दिन के अंदर अंदर, उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपको बेसिकली उसको इनवॉइस को इशू करना है, दैट वुड बी द केस। इन बेसिकली अर्लियर जो डेट है उसको आपने काउंट करना होता है। एंड अगर इनवॉइस लेट हो गया, तो जो लास्ट आपकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज की डेट थी उससे आपने 30 days देखा था, सो यू आर जस्ट लुकिंग मैक्सिमम 30 days फ्रॉम हेयर, और 45 days फ्रॉम हेयर फॉर द बैंकिंग, बैंक पर्पजेस, एंड फर्दर उसके हिसाब से उसको काउंट करोगे। तो दैट्स अबाउट इट। तो सर्विसेज से रिलेटेड 30 days 45 days वाला रूल है, ध्यान में रखना। क्लियर, क्लियर है। अच्छा, बैंक के लिए कौन सा है रूल, 45 days का है। नॉर्मल सर्विसेज के लिए कितना है, 30 days का है। अच्छा, थर्ड केस आता है वाउचर्स के साथ रिलेटेड, इट्स रिलेटेड टू वाउचर्स। सप्लाई वाउचर इशू करते समय अगर आइडेंटिफाइबल थी, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी द वाउचर इशू डेट। जैसे मान लो कि वाउचर इशू किया, वाउचर बेसिकली समझ ना, जैसे 1,000 का सैलून वाउचर मिल गया आपको। सो लेट्स से द केस कि आपको मिला 1,000 रुपए का वाउचर, सैलून सर्विसेज का एग्जांपल लेते हैं, सैलून सर्विस का आपको एक वाउचर मिल गया 1,000 रुपए का।
अगर स्पेसिफाइड सप्लाई क्लियरली आइडेंटिफाइबल है, ठीक है, तो जिस डेट को ये वाउचर इशू किया, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, राइट, तो उस डेट से शामिल होगा। अगर सर्विस जो है डेट इज आइडेंटिफाइबल, कौन सी स्पेसिफिक सर्विस के लिए ये वाउचर दिया गया, तो वहां से डेट ऑफ इशू से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपर्पज वाउचर है, यानी कि एग्जैक्ट सप्लाई जो है वो वहां पर शामिल नहीं हो रही है, तो फिर रिडेम्पशन डेट देखोगे। सो अगर तो आइडेंटिफाइबल है सर्विस, आइडेंटिफाइबल है सर्विस फिर डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, एंड अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है फिर जिस दिन को आप रिडेम करोगे उस दिन को काउंट किया जाएगा। क्लियर? दैट्स रिलेटेड टू वाउचर। एंड फर्दर अगर हम रिवर्स चार्ज की बात करते हैं, लाइक आरसीएम की बात करते हैं स्पेसिफिकली, अब उस केस में क्या होगा? इन केस ऑफ आरसीएम आप देखोगे तीन चीजें, डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ गुड्स, या तो आप देखोगे डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ गुड्स, या फिर देखोगे डेट ऑफ पेमेंट, या फिर देखोगे 31st डे फ्रॉम द सप्लायर इनवॉइस। 31st डे, नॉट 61st डे, इट्स 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस। तो वो देखोगे आप। गुड्स के लिए 31 डे, सॉरी यहां पर मैंने चेंज कर दिया, यहीं पर तीनों चीज लिखनी है। तो गुड्स के लिए है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, या फिर 31st डे ऑफ द इशू ऑफ द इनवॉइस, राइट। एंड अगर मैं बात करूं सर्विसेज रिलेटेड, तो वहां पर डेट ऑफ पेमेंट, या फिर जो सेकंड है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द इनवॉइस, उसे गो थ्रू करोगे फॉर द सर्विसेज। ये आरसीएम के केस में, रिवर्स चार्ज के केस में, कि जब से आपकी जीएसटी की लायबिलिटी स्टार्ट होती है, राइट। देन इट इज रिलेटेड टू द रिटर्न्स। रिटर्न से रिलेटेड जीएसटी की अलग अलग रिटर्न होती है। जैसे जीएसटीआर 1 जो है, थोड़ा सा आइडिया ले लो। जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स से रिलेटेड है, राइट, एंड इसकी ड्यू डेट होती है 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। फिर होती है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B, अब ये समरी रिटर्न, दिस इज द समरी रिटर्न, एंड इसकी बेसिकली क्या होती है? 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ होती है। इसकी ड्यू डेट होती है 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। जीएसटीआर 1 की होती है 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। एंड अगर क्यूआरएमपी है, क्वार्टरली रिटर्न जाती है, तो इसकी ड्यू डेट 22nd या 24 होती है। देन इट इज 22nd और 24, वो स्टेट ग्रुप के अकॉर्डिंग होती है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जीएसटीआर 2B, अब जीएसटीआर 2B टैक्स पेयर फाइल नहीं करता, ये ऑटो जनरेटेड आईटीसी स्टेटमेंट है, राइट, दिस इज ऑटो जनरेटेड आईटीसी स्टेटमेंट। क्लियर? एंड आईएफएफ क्या होती है? दिस इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। लाइक क्यूआरएमपी टैक्स पेयर्स के लिए ऑप्शनल फैसिलिटी होती है ये, कि क्वार्टर के जो पहले 2 महीने हैं B2B इनवॉइसेस जो है वो फर्निश कर सकते हो आप। दैट इज आईएफएफ, दैट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट ये वाली टर्म्स होती है। बाकी तो जीएसटीआर 4, 5, 6, 7 यू कैन बी लर्निंग अबाउट देम। जैसे जीएसटी 4 जो है वो बेसिकली कंपोजिशन टैक्स पेयर की एनुअल रिटर्न है। कंपोजिशन जो टैक्स पेयर्स होती है उनकी एनुअल रिटर्न होती है। जीएसटीआर 5 जो है वो नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए होती है, दैट्स बेसिकली फॉर द एनआर पर्सन, नॉन रेजिडेंट्स के लिए होती है। जीएसटीआर 6 जो है दैट इज फॉर आईएसडी, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, उस पर्पज के लिए है। 7 जो है वो टीडीएस डायरेक्टर के लिए है। 8 जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है। तो दीज आर द डिफरेंट रिटर्न्स, राइट। तो थोड़ा सा आइडिया चाहिए। जैसे मेन रिटर्न्स यही वाली है, जीएसटीआर 3B, 2B, जीएसटीआर 1। क्लियर? ये नॉन रेजिडेंट वाले ध्यान रख सकते हो कि ये जीएसटीआर 5 रिटर्न फाइल करते हैं। देन इट आफ्टर दैट इट्स अबाउट द क्यूआरएमपी। क्यूआरएमपी बेसिक सा फंडा समझाऊंगा। क्यूआरएमपी का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अब जो एग्रीगेट जहां पर टर्नओवर जो है दैट इज लेसर देन 5 करोड़, वो बेसिकली क्यूआरएमपी में आ सकता है। दोज कैन बी अंडर द क्यूआरएमपी। अब इसमें जीएसटीआर 1 रिटर्न क्वार्टरली भरनी है, और जीएसटीआर 3B रिटर्न वो भी क्वार्टरली भरनी है। टैक्स पेमेंट मंथली होगी, टैक्स पेमेंट जो है वो मंथली होगी, राइट, लेकिन जो रिटर्न फाइल करोगे वो आप करोगे क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, दैट इज क्यूआरएमपी। दैट इज क्यूआरएमपी। क्लियर सो फार? सो डेट वॉज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, एंड मेक श्योर
कि वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ द जेईई। अगली वीडियो में जीएसटी का जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट अपडेट्स।